चलिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अब कर ही लो तब फिर शुरू करूंगा। सबका कनेक्शन ठीक हो गया? सम्मानीय शुक्ला जी, आरपी भाई, चावला जी, आदरणीय पत्रकार मित्रों, आज रायपुर में कुछ बेरोजगारों को भ्रम करके हल्ला बोल जैसा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एकदम निरर्थक आंदोलन ये साबित होगा। हम लोग रायपुर में विगत 45 साल से राजनीति देख रहे हैं। सभाएं बड़ी बड़ी हुई हैं, मैदान की कैपेसिटी के अनुसार सभाओं का आकलन किया जाता है। 4-5 लाख लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो राज्योत्सव मैदान का चयन किया जाता है। 1-1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो साइंस कॉलेज का मैदान चयन किया जाता है। 30,000 तक की संख्या के लिए सप्रे स्कूल जैसे मैदान को लोग चयन करते हैं। 8,000 तक की संख्या के लिए गांधी चौक के मैदान की आवाज कहां पे हो रहा है, इसका अंदाज लगा लीजिए कि उनको अपनी वस्तु स्थिति का भान है। एक सड़क में अधिक से अधिक कितने लोग आ सकते हैं ये उनकी जानकारी है। इसलिए आंदोलन का रूप बड़ा कर रहे हैं, हल्ला बोल, लेकिन जनता का विश्वास कितना है वो खुद समझ रहे हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे। एनएसयूआई ने बेरोजगारों से पंजीयन कराने का एक मूवमेंट चलाया था भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। 26 लाख लोगों ने एनरोल किया था। हम लोग विधानसभा में भी प्रश्न करते थे डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हुकूमत थी, तो पंजीयन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी 24 से 25 लाख हमेशा आंकड़े आते थे। अभी भाजपा युवाओं ने भी कैंपेन चलाया है। अब यहां के बाद उन्हीं के आंकड़े पूछना। उनके कैंपेन का आंकड़े सर्वविदित है। 2,80,000 लोगों ने पंजीयन किया है। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन, भाजपा युवाओं का ये आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3.5 साल तक भाजपा और भाजपा युवाओं की स्थिति हल्ला बोलने की भी नहीं थी। उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी, उनका यूथ लगभग इतना निराश हो चुका था कि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, आइए डॉक्टर साहब स्वागत है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदा खिलाफी किया था, जो बेरोजगारों को छला था और जो किसानों को तकलीफें दी थी, उसके कारण वो इतने निराश थे। 14 की संख्या विधानसभा में होने के कारण और छत्तीसगढ़ की जनमत का विरोध के कारण 3.5 साल वो हल्ला करने की स्थिति में भी नहीं थे। हमारे मित्रों ने कुछ अभियान चलाया। माननीय नेता थे धर्मलाल जी कौशिक, विष्णुदेव साय जी अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सम्मानीय शिव प्रसाद जी को भेजा, नितिन जी आए, पुरंदेश्वरी जी आई, सबने सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी
ना भाजपा कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी, ना भाजयुमो कोई मूवमेंट करने की स्थिति में थी। अब उनके नए प्रभारी आए हैं, अब केवल उनको दिखाने के लिए इस तरीके से एक अभियान की शुरुआत उन्होंने किया है। कल पुरंदेश्वरी जी आई, हमेशा जिस तरीके से बयानबाजी करती हैं, मातृशक्ति का हम सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन निकृष्ट और स्तरहीन राजनीति का बयान हमने उसको महसूस किया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था और ऐसे दिन में इस प्रकार के बयानबाजी, मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा दे सकती है, राजनीति में अन्य किसी को शोभा नहीं दे सकती। 3 मुद्दे हैं मित्रों उनके। एक तो बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी की स्थिति, दूसरा प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में बात कर रहे हैं, और तीसरा वायदा खिलाफ, सरकार की वायदा खिलाफ। मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं, ये तीनों मुद्दों को लेकर के अपने ही झंडे में दिल्ली की सरकार के खिलाफ उनको आंदोलन करना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किसने किया था? वायदा खिलाफी में महंगाई कम करने का वायदा किसने किया था? बेरोजगारों को रोजगार किसी भी प्रकार से, परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में पकोड़ा बनाना और ट्रक के क्लीनर बनना भी रोजगार है। उस भाषा में भी, उन्हीं की भाषा में अगर मैं पूछना चाहूं तो 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वायदा पूरा किया, इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। केवल छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव की तैयारी करने के लिए इस प्रकार से वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, सारे मीडिया ने आपने छापा है। बेरोजगारी की स्थिति में देश में छत्तीसगढ़ का किस तरीके से स्थान है। 0.6% बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में, और पूरे देश में 8% से ज्यादा। लगातार इस तरीके से जो आंकड़े छप रहे हैं, ये क्या उनकी समझ में नहीं है? मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम हिंदुस्तान में माना जाता है। 85% लोग केवल कृषि पे आधारित रोजगार पे जीवन यापन करते हैं। रोजगार की इस भाषा को अगर आप ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में धान का पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 12 लाख हुआ करती थी। 12 लाख। 18 में जब हमने सरकार बनाई तो 18 लाख से पंजीयन की शुरुआत हुई, और अभी 20 अगस्त को किसानों की दूसरी किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। 26 लाख किसान पंजीकृत, माने केवल 3.5 साल में कृषि को भी अगर अवसर माने तो केवल एक क्षेत्र ऐसा है जहां 8 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। और रोजगार क्यों नहीं मानेंगे आप उसको? जहां 52 लाख मैट्रिक टन धान की हम खरीदी करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वहां 98 लाख मैट्रिक टन धान, और इस साल 110 लाख मैट्रिक टन धान। 1 करोड़ लाख रुपया किसानों के खातों में, 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में। ये जो बाजार गुलजार है ना, यहां कोई बेकारी नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बात कहता हूं, मेरे सारे पत्रकार मित्र आप लोग लिखते बहुत हैं छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत के बारे में। इस सरकार के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों का माइग्रेशन जो गांव से शहर की ओर हो रहा था केवल रोजगार की तलाश में, वो न केवल रुका बल्कि शहरों से गांवों की ओर अब माइग्रेशन शुरू हो गया, नंबर 1। और नंबर 2,
किसी भी लैंड रिकॉर्ड या रेवेन्यू के रिकॉर्ड वालों से आपके वो चैनल के लोग, आपके मीडिया की टीम वहां जा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अपने लिखा वो कवर करते हैं। उनसे पूछिएगा, छत्तीसगढ़ में लगातार खेती का रकबा जो बिकता था न केवल कम हो गया है, बल्कि किसानों ने खेत बेचना बंद कर दिया है। ये उपलब्धि है इस सरकार की। तो किस बेरोजगारी की बात करते हैं? आदरणीय साथियों, जब छत्तीसगढ़ में उनकी हुकूमत थी तो बेरोजगारी की दर क्या था? विधानसभा के उत्तर है 22% और आज 0.78। कितना अंतर है? हर साल देश की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने अगर कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो अभी तक 17 करोड़ के आंकड़े उनको पेश करना चाहिए। और नहीं तो भाजपा युवाओं को केंद्र के खिलाफ, अपने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लगातार आंदोलन उनके खिलाफ करना चाहिए। साथियों, मैं आंकड़े छत्तीसगढ़ की इसलिए दे रहा हूं कि हम जब कहते हैं कि 5 लाख के लगभग लोगों को हमने अवसर दिया है, तो हमसे प्रश्न करते हैं किस किस विभाग में कहां कहां नौकरी दी। उत्तर वो नहीं देते कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, पीएससी 10 बार नहीं कर पाए। 10 बार 15 साल में 10 बार पीएससी की परीक्षा वो नहीं कर पाए थे। हम हर साल लोक सेवा आयोग की परीक्षा करते हैं। हर विभागों में, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे इरिगेशन के इंजीनियर्स की बात हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर्स की बात हो, लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है, लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 3 साल में 4,80,576 लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि के पंजीयन में नई संख्या दर्ज हुई है। इसका मतलब है, ये संख्या है जिसके आंकड़े ये साबित करते हैं हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। बहुत सारी बातें हैं। भाजपा के राज में भी छत्तीसगढ़ में आपने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, 2003 में आपने कहा था, 2003 में कहा था हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे। अब उनको जर्सी गाय भी देंगे। अब उनको उनकी याददाश्त को कुरेदेगा कौन? रमन सिंह जी तो विस्मृति लोक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी नई टीम आ गई है तो उनको तो पूछना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ना कि 15 साल आपने भी कहा था बेकारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, आदिवासी बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो डेयरी उनके दुग्ध पालन के लिए गैया उपलब्ध कराया जाएगा। आपने कुछ नहीं दिया। तो आदरणीय मित्रों, ये आंदोलन केवल भाजपा के हाईकमान जिसको कहते हैं उच्च नेतृत्व को, उनमें पदों का परिवर्तन हुआ है। नए नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं, नए प्रभारी आ गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो कुल मिला के दिखाने का अवसर है हम लोगों ने कोई आंदोलन किया है, लेकिन आंदोलन के स्थल के चयन से ही उनकी मानसिकता झलकती है कि आंदोलन का स्वरूप कितना बड़ा हो सकता था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के पूरा आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर डहरिया साहब से आग्रह करूंगा सबको भी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद भैया। आदरणीय हमारे नेता रविंद्र चौबे जी, कृषि मंत्री भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, भाई आरपी भाई, हमारे अमरजीत आदमी भाई, सुबोध जी और हमारे वर्मा जी, हमारे पत्रकार साथियों, जिस तरह के दुर्गावती पुरंदेश्वरी और जामवाल जी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाने वाली है। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्य
1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, सेम फूड, उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है और दुर्गावती पुरंदेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक बेरोजगारी की बात है, उस पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने आप सबको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है वो उठा के उन लोग खुद देख ले। 2003 में, 2008 में, 2013 में क्या क्या वादे किए थे। किसानों को उन लोगों ने चला, उनके समय में 15 साल में 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार में 4.25 साल के कार्यकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ये हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धि है। आज प्रदेश खुशहाल है। हमारे किसान और हमारे मजदूर, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आज सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई विजन है, उनके नेताओं ने कुछ काम नहीं किया। अब ये खाली नेता बदल के अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। इनके नेता खुद आदरणीय नंद कुमार साय जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में गर्त में जाएगी। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा 15 साल में जिस तरह से इन लोगों ने काम किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 14 सीट में बिठा दिया है और आने वाले समय में इन लोग उससे भी कम सीट में तक सिमट जाएंगे। और ये जो 14 लोग अभी दिख रहे हैं, जिनका सर दिख रहा है, ये 14 लोगों का सर कहीं नहीं दिखेगा, ये सब बाहर हो जाएंगे। और माननीय भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ जनता के विश्वास के प्रतीक है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में जा रहा है। मैं एक एक बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मॉडल चल रहा है। बहुत सारे जगहों में ये हमारे सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हीं मामलों में केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूपेश बघेल जी का तारीफ करते हैं। तो ये किस मुंह से हमारी विरोध करते हैं? प्रधानमंत्री आवास के बारे में जिस तरह की इन लोग बात करते हैं, हमारे शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का पहले नंबर का पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है और यहाँ के नेता उसकी आलोचना करते हैं। तो ये ऊपर से हमको दिल्ली में पुरस्कार भी देते हैं और यहाँ आलोचना भी करते हैं। ये दोमुखी नीति भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कुछ बेरोजगारों में भी कुछ सवाल है क्या? नहीं, आपका ये प्रश्न कभी आदरणीय मोदी जी या भाजपाइयों से कभी नहीं हो सकता क्या कि 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने का वायदा किया था? मैं जो कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, ये हमारा वायदा नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज की जो स्थिति है, मैंने आंकड़े भी बताए। बेरोजगारी भत्ता नहीं, लगभग अवसर प्रदान किया जाएगा। शब्द को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, सामाजिक कार्यों से जोड़ के। परम सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। गांधी बाबा ने दांडी मार्च किया था नमक किसानों के लिए।
नील किसानों के लिए चंपारण में किसानों के साथ मार्च किया था। अंग्रेजों ने तब भी गांधी बाबा और किसानों के रास्ते में कीलें नहीं लगवाई थी। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ तो दिल्ली के चारों तरफ कीलें ठुकवाई थी। क्या इसका उत्तर है भाजपाइयों के पास? एक वन बाय वन। उनकी गलतफहमी है। अभी 14 में है, छत्तीसगढ़ के किसानों को आने वाले समय में धान की कीमत मिलेगी 2800, गोबर की भी कीमत का विस्तार होगा। अब पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है सिवाय छत्तीसगढ़ के। राजीव गांधी किसान भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, उनको समझ जाना चाहिए। इस बार 71 की सरकार, अगले बार 75 की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में। एक मिनट। हम किसी के आंदोलन से नहीं घबराते। एक मिनट। अब ये प्रशासनिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री निवास घेरने जाएंगे, हम लोग भी जाते थे तो इस तरीके से व्यवस्था होती थी।